नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द हिंदी क्लासेस पे। तो आज हम कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 5 वसंत से डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। जैसा कि हम चैप्टर के नाम से ही समझ पा रहे हैं, क्या निराश हुआ जाए, यह एक निबंध है जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये इनका एक बहुत ही श्रेष्ठ निबंध है। आपको चैप्टर के जो हेडिंग है उससे मालूम पड़ रहा है कि ये कवि जो हैं इसमें ये पूछना चाह रहे हैं क्या निराश हुआ जाए, मतलब क्या हम ऐसे निराश होकर बैठ जाएं, किस लिए निराश होकर बैठ जाएं। तो निबंध में ये बताया गया है कि जो आज के समाज में चोरी, डकैती, तस्करी जो चल रही है, जैसे हम समाचार के पत्र पढ़ते हैं तो उनमें ये सब भ्रष्टाचार, तो इनको देख करके कई बार बहुत लगता है कि क्या हो रहा है ये समाज में। तो लेखक ये कहना चाहता है कि क्या हम निराश हो जाएं कि वाकई समाज में ये सब चीज़ें बहुत अति को पहुंच गई हैं और अब कुछ हो ही नहीं सकता है, तो हम डिप्रेस होकर बैठ जाएं, इनके लिए कुछ ना करें। तो वो हमसे एक तरह से प्रश्न पूछ रहे कि क्या होगा इसका। तो उन्होंने ही फिर इसका आंसर दिया आगे जा कर के। जब हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि उन्होंने दो उदाहरणों के जरिए उन्होंने अपने जीवन के दो उदाहरण बताए थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। आज के समय में भी सच्चाई, ईमानदारी, अपनापन ये सब बाकी हैं, तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितने भी समय के लिए, 100-200 साल के लिए अभी ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी इतनी नहीं है जितनी कि पहले के समय में थी। जैसे हमारे नेताओं ने जो सपना देखा था कि आज़ाद भारत का सपना क्या होगा, उतना तो उतनी मात्रा में तो नहीं कह सकते कि हम ये सब चीज़ें बची हैं, लेकिन हाँ, फिर भी कुछ लोगों के अंदर ये सब चीज़ें अभी बाकी हैं। लेखक ने अपना उदाहरण दिया था कि उन्होंने टिकट खरीदा, 100 रुपये टिकट वाले को दिए, जबकि टिकट 10 रुपये का था। लेखक भूल गए थे, उनको लगा 10 रुपये का, 10 ही रुपये दिए हैं, लेकिन टिकट चेकर ने उनको वापस 90 रुपये देने आया उनको ढूंढने के लिए। तो इससे लेखक को लगा कि नहीं, अभी सच्चाई बाकी है, ईमानदारी बाकी है। ऐसे ही उन्होंने अपनी दूसरी एक घटना बताई है। बस में जब वो जा रहे थे, उनके साथ इस तरह की घटना हो गई थी। बस का रास्ते में ख़राब हो गई थी, तो उनका जो कंडक्टर था वो चला गया। उनको लगा कि वो डाकुओं को बुलाने गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो दूसरी बस को लेने गया था ताकि सारे यात्री सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो इस पाठ में लेखक ने खुद ही हमसे प्रश्न किया है और खुद ही उसका उत्तर देने की कोशिश की है कि नहीं, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी समाज में अच्छे लोग हैं जो अच्छाई, ईमानदारी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एक निबंध है और इसके जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। आज आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है। आज लोगों की सच्चाई में आस्था डिगने लगी है। लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि की शक्तियों के आगे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि हमें किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। कानून और धर्म अलग अलग है, परंतु कुछ लोग कानून को धर्म से बड़ा मानने लग गए हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को रस लेकर बताते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है और इससे कई उदाहरण उन्होंने पाठ में दिए। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये पाठ का सार था। मतलब पाठ के अंदर हम जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो एक मोटे रूप से मैंने आपको बता दिए। चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश के कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। हालांकि दोष होते नहीं हैं, लेकिन दिखाए जाते हैं। देख रहे हो,
लेखक ने क्या कहा है हमसे, दिखाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के दोष अंदर हो, लेकिन समाचार पत्रों में कुछ इस तरह से छवि बना दी जाती है कई लोगों की, उनके अंदर ना होते हुए भी गुण भी होते कई इंसानों के अंदर, लेकिन उनके गुणों को छुपा दिया जाता है और दोषों को बड़ा कर दिया जाता है। जैसे हर इंसान के अंदर कुछ अनुपात होता है, किसी में 6 दोष हैं, 4 गुण हैं। हर इंसान की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन समाचार पत्रों में समझो, न्यूज़ में समझो, इस तरह की एक व्यथा कह सकते हैं हम इसको, ये गलत तरीका है कि किसी इंसान के दोषों को दिखाने लगते हैं तो वो उसके दोष ही दिखाते चले जाते हैं, और समाज में ऐसी मानसिकता बन जाती है कि वो आदमी दोषी ना होते हुए भी उसको मीडिया के थ्रू दोषी बना दिया जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जिस उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। समझ रहे हो? सुखी कौन है आज के ज़माने में? जो कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ नहीं करता है उसके अंदर ना दुनिया दोष देखेगी, ना उसके अंदर अच्छा ही देखेगी। जो कुछ कर ही नहीं रहा है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना कुछ भी कहने सुनने का। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है, जबकि ऐसा नहीं है। गुण भी होते हैं, लेकिन हमारा नज़रिया डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर गुण देख रहे हैं कि दोष देख रहे हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? अब लेखक अपने बताते हैं कि क्या ये भारत की संस्कृति थी इस तरह की? नहीं। भारत की संस्कृति को अगर हम पीछे जाकर देखें तो बहुत ही समृद्ध संस्कृति थी। उसमें इस तरह के नहीं थे, लोग आपस में भाइयों की तरह रहते थे, अपनापन था, प्यार था, लेकिन प्रतिस्पर्धा नहीं थी, वैर भाव नहीं था। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों ने सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाला निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। आज हम समाज में देखते हैं कि जो ईमानदार है, मेहनत कर रहा है, वो मिडिल क्लास फैमिली है या बस बेचारा मेहनत कर रहा है और उसकी जीविका चल रही है। लेकिन जो गलत तरीके से धन कमा रहे हैं वो फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। अब देखिए, आज के टाइम में अगर आपको कोई ईमानदार व्यक्ति दिख जाएगा तो उसको बेवकूफ़ कहा जाता है कि इतना ईमानदार कौन होता है भाई। आज के टाइम में इंतमा थोड़ी बहुत बेईमानी तो चलती है, थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। ईमानदारी वाले लोगों को बेवकूफ़ समझा जाता है, उनको अल्लड़ समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। अब देखो लेखक क्या कहना चाह रहा है कि जो भीरू और बेबस लोग हैं वही आज सच्चाई का हाथ पकड़े हुए हैं। जो चालाक हैं, बेईमान हैं, उन्होंने तो बेईमानी का हाथ पकड़ लिया है, लेकिन जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, जो बेबस लोग हैं, वो ही सच्चे हैं आज के टाइम में। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लग गई है। जब इस तरह की हम समाज की स्थिति देखते हैं कि चारों तरफ इस तरह का वातावरण बना हुआ है, तो लोगों को लगता है कि इन जो हमारे जीवन के मूल्य हैं, सच्चाई, ईमानदारी, दया, करुणा, प्रेम, इन सब का कहाँ वैल्यू रह गई है? इन सबको पकड़ के कौन आदमी तरक्की कर पाया है? किसके जीवन में खुशहाली आई है? तो इन इन सब के जो हमारे मूल आचरण की जो व्यवस्था है, उन पर से लोगों की आजकल आस्था हिलने लग गई है, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं वो समाज में बहुत अच्छे तरह से जीवन यापन, मतलब उनको सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता आज के टाइम में। सक्सेसफुल का मतलब जीवन में क्या हो गया, जिसके पास मान शान, धन दौलत, रुतबा, ये सब है, वो सक्सेसफुल कहलाएगा। और इन सब चीज़ों को मिलते हैं सच्चाई ईमानदारी के साथ भी, लेकिन टाइम लगता है। सबको शॉर्टकट चाहिए आज के टाइम में, तो इसलिए लोगों में इनकी आस्था हिलने लग गई है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। तो हमारी जो संस्कृति रही है वो किस तरह की रही है? जो हमारे अंदर आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण क्या है? एक मनुष्य के आंतरिक गुण है मनुष्यता का होना,
उसके अंदर दया का होना, मनुष्य को मनुष्य की तरह इज्जत देना, उसके अंदर सद्भावना होना, समानता की बात होना, अपनापन होना, प्यार होना, ये मनुष्य के आंतरिक गुण हैं। तो हमारी संस्कृति में उन्हीं को चरम और परम माना गया है कि प्रायोरिटीज़ हमें शुरू से इन्हीं सब चीज़ों को देनी चाहिए। भौतिक वस्तु मतलब जो हमारे फिज़िकल चीज़ें हैं, जैसे धन दौलत, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, उनको सेकेंडरी चीज़ माना गया था हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय पुरातन सभ्यता और संस्कृति के अंदर। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अब ये सब मानव के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या सबके अंदर सबके अंदर होते हैं, लेकिन इनको ही प्राथमिकता देना और इनके हिसाब से ही अपना आचरण करना, ये हमारी संस्कृति नहीं है ना। तो हम इन्हीं के इशारों पर अपने आप को छोड़ दें और बुरे आचरण पे निकल जाएं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बंधकर रखने का प्रयत्न किया है कि जो हमारे अंदर ये जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनको किसमें रखो, संयम में बांध कर रखो। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगर किसी को भूख लगी तो वो चोरी भी कर लेता है, कैसे अपनी भूख को रोकेगा? बीमार है तो दवा के लिए भी चोरी करनी पड़ती है उसको, इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते ना। जब हमें भूख लगी होती है तो इंसान नहीं सोचता कि इस समय चोरी करना पाप है कि क्या है। बीमार है तो इंसान नहीं सोचता कि मैं चोरी करूँगा तो ईमानदारी का क्या होगा, उस समय उसको अपनी ज़रूरत की पूरी करनी होती है। तो उनको उपेक्षा नहीं, इतनी शक्ति नहीं है आज के इंसान में कि पहले ईमानदारी सच्चाई इन सबको करेगा, फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करेगा। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि उद्योग वाणिज्य शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो अनेक तरह की वो लेकर आती हैं जो योजनाएं होती हैं, लेकिन करप्शन की वजह से जो उनको जितना सुचारू रूप से लागू होना चाहिए वो उस सुचारू रूप से लागू नहीं हो पाती हैं। जो सेवाएं जो व्यवस्थाएं जिसके लिए बनाई गई है वो उन तक पूर्णतः नहीं पहुंच पाती हैं, ताकि क्योंकि उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ध्यान दें। मतलब इसमें इस स्टेंट में हमारे कवि जी हैं जो उन्होंने करप्शन की ओर इशारा किया है। भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। धर्म को हम धोखा नहीं दे सकते। धर्म में हमारी आस्था बहुत ज़्यादा होती है। कानून को हम धोखा दे सकते हैं, कानून को हम नियमों के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन धर्म में क्योंकि वो आस्था का विषय है तो हम उसमें अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। धर्म के नाम पर हम लोगों के साथ धर्म के नाम में आस्था होती है, विश्वास होता है ना, धर्म को बड़ी मानते हैं कानून के ऊपर। अब भी सेवा ईमानदारी सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज क्या हुआ है कि जो जैसे एक फ़ाइल बनी हो तो ऊपर की फ़ाइल में नहीं है, वो नीचे की फ़ाइल में चले गए हैं। जो हमारे मूल गुण है ईमानदारी सच्चाई सेवा, वो नीचे के गुण में, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं वो। उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म नहीं हुए, आज भी हैं, आज भी ऐसे लोग हैं, कम हैं, उनका अनुपात कम हो गया, परसेंटेज कम हो गया, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसीलिए कवि कहता है कि निराश होने की अभी ज़रूरत नहीं है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में
उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्षों को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाएगा। जैसे हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन उसकी बुराइयों को ज़्यादा उद्घाटित करके उसके अंदर अच्छाई भी तो होगी ना, तो अच्छाई पे फोकस करो। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, उसकी बुराइयों को पकड़ करके फिर उस पर रस लेते हैं और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लेते हैं कि बस हमारा तो काम क्या है कि सिर्फ इसकी बुराइयाँ और बुराइयाँ निकालते रहो। बुराई में रस लेना बहुत बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। अब देखो, एक का मैं ये कहना चाहते हैं कि लोग बुराई करके उसमें रस लेते हैं, लेकिन अगर हम किसी की अच्छाई का बखान नहीं कर रहे हैं ना, तो ये और भी बुरी बात है। बुरी बात को बुरा कहना बुरी बात है, लेकिन अगर उस इंसान के अंदर अच्छाई है तो उसका उजागर ना करना भी एक तरह से बुरी ही बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागृत होती है। अब लेखक कहते हैं कि बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं, माना कि बुरी बातें होती हैं लेकिन अच्छाई भी बातें होती हैं ना। हम अच्छी बातें क्यों याद नहीं रख पाते हैं? अगर हम अच्छी बातों को भी याद रखेंगे तो हमें एक आशावादी दृष्टिकोण पनपने लगेगा ना। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठकर आके बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू, उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता, वो उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी घटी हुई हैं। यह एक घटना ऐसी घटी और वंचना की अनेक घटनाओं के अधिक शक्तिशाली। एक बार में बस, है ना। तो वो कवि का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में अच्छी घटनाओं को भी याद करें, जिससे अच्छाई हमारे साथ साथ चलती रहे। अब दूसरी बात बताते हैं कवि। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलने लगी थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। मतलब वो जा रहे थे, रास्ते में थोड़ी देर बाद ही उनकी जो बस है वो खराब हो गई। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों का संदेह हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में चल रहे थे तो उनको लगा कि वो कंडक्टर चला गया, थोड़ी देर बाद ड्राइवर भी चला जाएगा, हमको धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। मतलब लोगों के दिमाग में, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती थी तो डरने लग गए थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय रच रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। ये देखिए, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये देखिए ये बस है, ये यात्रा करने जा रहे हैं। वो कंडक्टर जो है वो लेके भाग गया, साइकिल लेके भाग गया। अब इधर ये सारे लोग मिलकर के ड्राइवर को पकड़ के मार रहे हैं, लेकिन वो उसकी तरफ देख रहा है, लेखक की तरफ, कि नहीं ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ मुझे बचाओ। तो सबको लग रहा था कि अब ये डाकुओं को बुला के ले आएगा और यहाँ से हमको लुटवा देगा। अब डर तो लेखक को भी लग रहा था कि मैं भी अभी तक, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ता है। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है। अब इतना हो गया, सब बैठ गए, 1.5-2 घंटे बीत गए इस घटना को घटने के बाद। वो क्या देखते हैं कि खाली बस सामने से चली आ रही है। उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल रहा था, थोड़ा लेता आया हूँ। यात्रियों ने फिर जान आई। अब देखो, कहाँ तो वो सोच रहे थे कि ये डाकुओं को बुलाने गया है, हमें मार देगा, अब क्या होगा, ये लुटेरा है, ड्राइवर को मारो, कंडक्टर को पकड़ के मारो, क्या हो गया, है ना। उनको कि होता ही ऐसा है समाज में, तो हम लोगों की मानसिकता ही कुछ इस तरह की बन गई है।
लेकिन जब उन्होंने देखा बस आ रही है, ड्राइवर और कंडक्टर ने कहा कि वो बस में लेकर आया है, तो सबको एहसास हुआ। अच्छा, सबने फिर अपने आप को शायद गुनहगार माना होगा, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर ने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह नहीं गई है। जीवन में जाने कैसी इतनी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सका। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। केवल हम उन्हीं बातों को याद रखें कि जिनमें हमें बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, बुरे अनुभव रहे हैं, तो जीवन बहुत कष्टकारक हो जाएगा। जीवन में जैसे दिन भी होती है, रात भी होती है, अच्छे समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। तो अच्छे समय को याद रखो ना, जिससे जीवन निकालना आसान हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है, कि हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि तुम्हारे ऊपर संदेह ना करो। इसका कितनी अच्छी लाइन कविता में बताई गई है। कवि ने बताई अपने निबंध में कि अगर संसार में मुझे सब कुछ खराब ही दिखे चारों तरफ, धोखा मिले, नाकारा मिले, मुझे नुकसान ही उठाना पड़े, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मैं भगवान को गलत ना बोलूँ कि तूने कैसी दुनिया बना दिया, कैसे लोग यहाँ हो गए हैं, कि विश्वास रखूँ नहीं, आज भी अच्छाई बाकी है, लोगों में आज भी इंसानियत बाकी है। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे पर तक पहुँच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी, मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने प्रश्न से शुरू किया था अपना निबंध, क्या निराश होने की ज़रूरत है, और लेखक ने हमें उत्तर के साथ बोला है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। संसार में, विश्व में आज भी अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें बाकी हैं, इसलिए अपनी अच्छी बातों को याद रखो, जीवन के अच्छे अनुभवों को याद रखो, और अपने जीवन को खुशी खुशी हमें निकालना चाहिए। चलिए, आज अभी कुछ अच्छे प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है, बताइए। आप भी सोचिए कि क्या हो सकता है इसका कारण। क्योंकि ऐसा लगता है कि लेखक आशावादी दृष्टिकोण के हैं। उन्हें लगता है कि जब तक देश में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत भी सच्चाई और ईमानदारी है, तब तक ये गुंजाइश भी है कि वह अपने सपनों का भारत अभी भी पा सकती हैं। इसलिए लेखक धोखा खाने पर भी निराश नहीं हुए हैं, क्योंकि उनका नज़रिया आशावादी है। वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड लेके अपना जीवन जी रहे हैं। अच्छे लोगों के, हालांकि बुरे लोग भी मिलते हैं उनको, लेकिन वो याद अच्छी बातों को रखते हैं, इसलिए वो, उनका नज़रिया भी पॉजिटिव है, तो वो खुश रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, समाचार पत्रों और टेलीविज़न पर आपने ऐसे अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिसमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। समाचार पत्र लेख, अच्छा, ये आपको अपने आप करना है और अपनी टिप्पणियाँ लिखनी है। समाचार पत्र इकट्ठे कीजिए, उनको देखिए, सुनिए, और इस पर ये अपने अपने सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो आप अपने विचार के हिसाब से जो आपको ठीक लगता है उस तरह से कीजिए। इसके बाद है ये कि ये भी तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का, आपको अपने एक्सपीरियंस बताने हैं। उसके बाद है पर्दाफाश। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा हो सकता है? लेखक पूछते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, उसमें रस लिया जाता है। माना उसमें दोष है, लेकिन ठीक है, किसमें कमियां नहीं होती है, चांद में भी दाग लगा हुआ है, उसमें भी कमी है, तो उसके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर हम बताएं और उसमें रस लें, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचार विचार सहित लिखिए। तो इसका तो ये है कि दोषों का पर्दाफाश करना उचित है, किंतु जब मीडिया कर्मी किसी स्वार्थवश या चैनल और अखबार की प्रचारिता करने के लिए खबर को उल्टा सीधा रूप देकर
प्रस्तुत करते हैं, तब यह पर्दाफाश आम लोगों के लिए बुराई का रूप धारण कर लेता है। अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने पॉपुलैरिटी के लिए जब हमें छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है ना, तो वो ठीक नहीं है। उनको उल्टा सीधा रूप करके दिखाया जाता है, तब यह पर्दाफाश आम लोगों के लिए बुराई का रूप धारण कर लेता है। समाचार तभी तक सच्चे और अच्छे हो सकते हैं जब तक उनमें सार्थकता होती है और पक्ष को सही रूप से दिखाया जाता है। तभी तक वो समाचार पत्र सही लगते हैं। जब उनमें निष्पक्षता आ जाती है, जब उनमें मतलब यह आ जाता है कि अपने स्वार्थ के लिए या किसी भी कारण से, तो वो सही नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चैप्टर, इसका नाम था क्या निराश हुआ जाए। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी और प्रश्न उत्तर पूछने हैं, बताने हैं या आपको कोई राय देनी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम यही चैप्टर ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।